नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए एक कोट से शुरुआत करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, तो बड़ी सरल सी बात वो कह रहे हैं कि योर माइंड इज ए पावरफुल थिंग। व्हेन यू फिल इट विद ए पॉजिटिव थॉट्स, योर लाइफ विल बिगिन टू चेंज। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव थॉट्स की क्या पावर है उसके बारे में इन्होंने दर्शाया। तो इस सब चीज को इन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो भी बातें इन्होंने कही है ना। या फिर ऑथर भी अगर कोई भी किताब लिखता है तो ज्यादातर जो अपनी जिंदगी का तजुर्बा होता है ना, उसको ही आगे शेयर करता है। मतलब बात वही कही जाती है जो मतलब अपनी ओर से सेटिस्फेक्शन जब हो कि हाँ भी ये बात सही है, इसको आगे बताओ। तो पॉजिटिव थॉट्स पर, ये पॉजिटिव थॉट्स जो है ना, ये तभी आएंगे जब हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होगा। और अगर एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है तो फिर शुरुआत आपको करनी होगी। ओके, तो आपको शुरुआत करनी होगी, आपको लीड करना होगा आपकी फैमिली को, आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनको। ओके, तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत अहम जगह रखते हैं लाइफ में। अगर इस तरीके से जिंदगी को डेवलप करोगे तो कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं आएगी, और जो भी आप काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग हजारों सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करती हो तो बहुत ही पावरफुल थिंग है हमारा माइंड। उसको हमेशा पॉजिटिव थॉट से भरकर रखो, और ऐसी कोई भी बात मत रखो कि मतलब जो आपके माइंड को डस्टबिन बना दे। तो आपका माइंड डस्टबिन नहीं है। तो ऐसे विचारों की जरूरत नहीं है जो बेफजूल है, जिनकी कोई जरूरत नहीं, जो आपकी प्रगति को पीछे धकेल रहे हैं। ओके, तो ये बहुत कुछ बदलाव लेकर आया जा सकता है। तो मैं एक बार की बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है। उन्होंने मुझे कॉल की एक बार। तो वो ना किसी रिलीजियस मैटर में वो फंस गए। दूसरे के ऊपर ही वो मतलब बहुत गुस्सा उनको आ रहा था। तो बार बार वो क्या कर रहे थे, मतलब उन्हीं उन्हीं को गालियां निकाले जा रहे थे कि मतलब वो पर्टिकुलर जो यहाँ पर पर्सनैलिटी है उसने ये किया वो किया। तो उसका दिमाग खराब हो जा रहा था बार बार गुस्से में आकर। तो मैंने उसको सिर्फ उस समय यही बात बताई कि आपका जो माइंड है ना, वो डस्टबिन नहीं है। बस इतनी ही बात उसको कही, ज्यादा मैंने उसको कुछ नहीं कहा। तो वही उसको बात समझ आ गई सारी। तो देखो, जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप जिंदगी में कामयाब हो गए तो फिर ही आप कहोगे कि मतलब आपका पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। नहीं, माइंड वैसा ही रहेगा। उसको जिस हिसाब से आप बदलोगे ना, उसी हिसाब से वो बदलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, मूव पॉलिसी फ्रॉम obtuse टू सेंसिबल। पॉलिसी कैन अवॉइड हिंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल्स। तो अभी एसेंशियल्स जो है ना हमारे सामने, वो चीजें हैं जिससे कि हम अपनी देश के लोगों की जान बचा सकें। तो एक तो वैक्सीन है, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है वो है। तो अभी शुरुआत में author बात कर रहे हैं कि अभी रीजनल लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर मूवमेंट लगा जो है मूवमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, रोका जा रहा है, आवाजाही जो हो रही है। तो जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं डिस्रप्शन की ऑफ एसेंशियल सप्लाईज जिसके मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर बात करें कि दो सेट ऑफ फैक्टर्स है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में ना यहाँ पर गिरावट आ रही है, पहुंच नहीं पा रही है जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। तो अगर मैं कल की भी बात करूं तो तिरुपति का एक अस्पताल था जहां पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई, सिर्फ 5 मिनट देरी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचते पहुंचते। तो ऐसा सिनेरियो है हमारे देश में। और आगे यहाँ पर बात करें कि पहली बात क्या है, पहला सेट क्या है। पहली बात करें जो मैन पावर है, जो प्रोडक्शन में एंगेज है, और दूसरा यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है ना हमारा, जो आवाजाही के संसाधन है, तो उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर बीमार कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, तो जिसके चलते वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। ना यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ पा रही है, तो ना ही लॉजिस्टिक जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आगे बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर बात करें जो रेगुलेशन है ना, तो वो यहाँ पर फैक्ट्रीज को रोक रही है कि मतलब जो काम है वो कम करे, इसके अलावा यहाँ जो मूविंग है गुड्स की तो वो भी कम हो। तो वह यहाँ पर पॉलिसी की बात करें कि पॉलिसी एक ऐसी लेकर आओ जिससे मतलब ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम जो है एड्रेस हो जाए। और यहाँ पर अगर कोई भी आपको साइन नजर आता है शॉर्टेज का, कि मतलब हॉटनिंग हो रही है, मतलब जमाखोरी हो रही है, तो मतलब वहां पर आप जो है ना अपनी नीति का इस तरीके से उसका मतलब
उसको बनाओ इस तरीके से कि अगर कोई जमाखोरी करे तो मतलब वो ना करे, तो यहाँ पर कोई फाइन, कोई दंड, कोई कोई मतलब कोई जेल टर्म, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप करो। तो यहाँ पर इन सब चीजों को आपको सही करना होगा, जरूरी है। बहुत सारे केसेस अभी भारत में पाए गए हैं कि दिल्ली की ही बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है, लेकिन किन्हीं रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में क्या है, वहां पर जमाखोरी की हुई है, बाहर ही नहीं निकाल रहे। तो ये बहुत शर्म की बात है अभी इस सिचुएशन में। और आगे यहाँ पर बात करें जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है, जिनको आपने वैक्सीनेट करना है, तो उनकी आप आइडेंटिफिकेशन करो। ओके, तो उसको और रफ्तार से काम को बढ़ाओ आप। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एंगेज है प्रोड्यूसिंग में और यहाँ पर एसेंशियल गुड्स को मूव करते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दो, उनको वैक्सीनेट करो। जो कि एक सामान को आप तक जो पहुंचा रहे हैं, आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको मिल रहा है, आप कंज्यूम कर रहे हो, उनकी यहाँ पर बात करें। सिमिलरली यहाँ पर बात करें जो डिलीवरी पर्सनल होते हैं, जो आप ऑनलाइन कोई भी चीज मंगवाते हो, आपको डिलीवर करने आते हैं। रिटेल एम्प्लॉयज, जो आप दुकान में जाते हो या किसी मॉल में जाते हो सामान खरीदने, तो वहां पर। इसके अलावा बात करें वो लोग जो यहाँ पर मिल्क बूथ पे यहाँ पर काम करते हैं, जो सुबह सुबह दूध भी देने आते हैं। ओके, इसके अलावा जो स्मॉल स्टोर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मतलब ज्यादातर यही लोग जो होते हैं, मतलब आम लोगों की कांटेक्ट में रहते हैं। तो इन लोगों के पास लगातार एक नया कस्टमर आता रहता है। तो इनके ऊपर पहले फोकस करना होगा, सबसे बड़े रिस्क पर यही है। और इनके चलते बहुत सारे लोग जो है ना, उनको भी रिस्क है, जितने भी इनके कस्टमर्स हैं। ओके, तो मतलब जितनी समय यहाँ पर वो कांटेक्ट में आते हैं, तो मतलब किसी भी समय ये इनको इन्फेक्शन हो सकती है। किसी भी समय जिस भी व्यक्ति के साथ अगर इनकी इंटरेक्शन हो, तो मतलब ये सबसे बड़े रिस्क के ऊपर है। ओके, तो मतलब अभी इन्फेक्शन जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल सकती है। तो इसके ऊपर आपको पहले प्रायोरिटी बनानी होगी। जब आप प्रायोरिटी ग्रुप्स बना रहे हो, तो पहले इनको भी वैक्सीनेट करो, क्योंकि इनकी भी जरूरत है। इनके बगैर इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो जरूरत की चीजें तो रोज चाहिए चाहिए कस्टमर्स को। अगर हम यहाँ पर दूध की बात कर लें, या फिर जो रिटेल ग्रोसरीज की बात कर लें, किचन के सामान की बात कर लें, ओके, तो ये तो चाहिए चाहिए ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसको प्रायोरिटी बनाने की बात करें। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो है ना, अपने आप को जो वैक्सीन की कतार है वहां पर भी लेकर जाए, कि जहां पर लाइन लगी हुई है कि वैक्सीन लगवानी है, तो वहां पर भी ये लोग अपने आप को लेकर जाए, तो यहाँ पर सरकार भी वैक्सीन प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर बात करें जो प्रोडक्शन है, वो इंटरलिंक्ड है। एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इज नॉट ऑल दैट ऑब्वियस। ओके, सम लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर एसेंशियल might be blocked when non-essential ones are stopped to prevent the spread of pandemic। तो अभी हो क्या रहा है, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ओके, और और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगाया। दिल्ली की बात करें, ओके, तो वहां पर लॉकडाउन लगे हैं। तो किसी ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाया, तो साथ ही साथ में ये भी बात कह दी है कि मूवमेंट नहीं होगी किनकी, जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं। ओके, तो नॉन एसेंशियल गुड्स मतलब कि जिसकी कोई जरूरत आपको अभी फिलहाल है नहीं है। जैसे ये मैंने ऊपर जो टर्म्स मैंने आपको डिस्कस किए, तो ज्यादातर ये एसेंशियल, जैसे रिटेल एम्प्लॉयज हो गए या मिल्क बूथ हो गया, आप जो है किचन का सामान लेने जा रहे हो, तो एसेंशियल थिंग्स हैं। तो उनकी तो मूवमेंट होगी एसेंशियल थिंग्स की, लेकिन नॉन एसेंशियल की नहीं होगी। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया हुआ है, कि हो सकता है कि बहुत सारी एसेंशियल चीजें हों जिनको आपने नॉन एसेंशियल में डाल दिया, जिसके चलते जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन सामान जो है ना जिस तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि आपने एसेंशियल चीज को भी नॉन एसेंशियल लिस्ट में डाल दिया है। तो यह इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है ये इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर जो फर्क है ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो मतलब ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर प्रोडक्शन लाइंस हैं जिनके एसेंशियल गुड्स हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिए हों, जिसके चलते पैंडेमिक को रोकने के लिए यहाँ पर जो दवाइयां पहुंचनी चाहिए, जो सामान, जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पहुंचने चाहिए, इक्विपमेंट पहुंचने चाहिए, या रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचने में दिक्कत आ रही है। बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। और अगर जो पॉलिसी है, नीति है सरकार की, अगर वो सही रहती है, वो थोड़ी चतुर है, सही रहती है, तो जो भी यहाँ पर ट्रायल एरर जो भी आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रही है उनके सामने, यहाँ पर हम रीजनेबली फेयर असेसमेंट उनकी कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज को चलने देना है, कौन सी एक्टिविटीज को नहीं चलने देना है। तो यहाँ पर यही कोशिश करेंगे, अगर अच्छी पॉलिसी होगी तो कोशिश यही होगी कि मतलब जो फेयर असेसमेंट है, जो मतलब जो एक्टिविटीज चलने देने, तो यहाँ पर हर एक कॉस्ट पे वो चलने दे, मतलब चले, वो उसको रोकना नहीं है। और हमें पता होगा कि मतलब कौन सी एक्टिविटीज जिनको हम जो है सस्पेंड कर सकते हैं, जिनकी कोई खास जरूरत नहीं है, जिनके बिना भी बात जो है चल सकती है।
तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी एफर्ट जो करने हैं, तो एफर्ट इस तरीके से करने हैं कि कोशिश ये हो कि जितनी तरह की एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू हो, मतलब कम से कम हम यहाँ पर कोशिश करें कि लॉकडाउन वगैरह लगे तो यहाँ पर बात की जा रही 60% कैपेसिटी कम से कम यहाँ पर आपको ओपन यहाँ पर रखनी चाहिए, मतलब कि इकोनॉमी के जो यहाँ पर अलग अलग अदारे हैं ना वो बंद ना हो जाए, मतलब वो उनको चलना जरूरी है। सभी सभी चीजें हमें यहाँ पर देख के चलनी होगी, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा इकोनॉमी का, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो वहां पर कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन ही पूरी जीरो हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर चली गई है, वैसे ही इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फर्स्ट वेव इतना ताकतवर नहीं था जितना ताकतवर ये सेकंड वेव है, और सेकंड वेव में भी अभी थर्ड वेव आ रहा है, तो उसके चलते भी और खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि वैक्सीनेशन के अलावा अगर हम बात करें तो जो चीजें यहाँ पर आम लोगों को अलाउ करती है कि वो काम करते रहे बिना किसी रिस्क के चलते, ना ही उनके ऊपर रिस्क हो ना ही दूसरे के ऊपर रिस्क हो, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रिपीटेड टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर जो टेस्टिंग किट्स है उनकी बात कर रहे हैं, टेस्टिंग बार बार होनी चाहिए ताकि जो कि पता चलता रहे कि कोविड है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर बात करें जो टेस्ट किट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट वो देने दें, मत इस तरीके से वो बनी हो, अच्छी खासी उनकी क्वालिटी हो और जल्दी रिजल्ट दे। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट किट प्रोटोटाइप्स की यहाँ पर बात करें कि जिन्होंने शुरुआती दिनों में पैंडेमिक में मतलब काफी दिन लगा दिए। ओके, तो मतलब पहले तो टेस्ट किट्स हमारे पास है ही नहीं थी, उनको इम्पोर्ट किया, तो जब पाई गई तो वो भी मतलब खराब थी, स्पेशली चाइना से ही इम्पोर्ट हुई थी ज्यादातर, तो उसको हमने वापस भी किया। ओके, तो बाद में बाहर किसी और मुल्कों से हमने इम्पोर्ट किया, ओके खुद भी बनाई, तब जाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल हो पाया, पता चल पाया कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो शुरुआती दिनों में जब पैंडेमिक फर्स्ट वेव आई थी तो अब यही दिक्कतें हमने यहाँ पर झेली थी। यहाँ पर अगर मल्टीपल टेस्ट किट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर कुछ जो प्रॉमिसिंग थी, ओके तो यहाँ पर उनको हमने यूज किया, ओके जल्दी वो रिजल्ट दे रही थी, ओके तो यहाँ पर खर्चा भी थोड़ा कम आ रहा था इसका। तो यहाँ पर बात करें जो लोग आम लोग उनको भी पता होना चाहिए कि ये जो अप्रूवल है और डिप्लॉयमेंट है इन टेस्ट किट्स की, तो ये इनकी किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा है, इनकी यहाँ पर जितनी भी अभी जर्नी हुई है कैसा प्रदर्शन रहा है उसके बारे में भी जानकारी हो। और यहाँ पर बात करें कि अभी जो अवेयरनेस का लेवल है, मतलब अप्रखरता कहने का मतलब, एक बात होती है प्रखर रूप से किसी चीज को करना, तो अभी वही बात कर रहे हैं कि आप जो अप्रखरता दिखा रहे हो, जो अभी मूवमेंट है ऑक्सीजन की, तो उसको यहाँ पर मतलब इंटर स्टेट उसकी ब्लॉकेज लगाई जा रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव नहीं कर सकती, तो ये यहाँ पर इसको आपको सही करना होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी की यहाँ पर सेंस बनती है, तो अगर शॉर्टेज हो रही है कि नहीं एसेंशियल्स की, तो वो हम कह सकते हैं कि पॉलिसी फेलियर है, तो सरकारों को अपनी नीतियों के ऊपर सोचना होगा, ध्यान देना होगा। ऐसा ही नहीं कि सभी चीजों को आप जो है नॉन एसेंशियल कह के उनका मतलब उनकी आवाजाही आप रोक दोगे, तो ऐसा होगा तो फिर मतलब नुकसान और होता जाएगा। और मतलब अभी थर्ड वेव आ रही है तो वो मतलब वैक्सीन भी बदलनी पड़ेगी, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं आने वाले समय में। तो खुद समझो कितना दिक्कत वाला माहौल है, इतना ये मजाक नहीं बन गई रही अभी बीमारी, बहुत सीरियस हो चुकी है भारत में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें ट्वीक्स टू इम्प्रूव वैक्सीन रोल आउट। ओके, तो अभी इसमें क्या बात करें, तो हर एक आर्टिकल में कुछ नया सीखने को है यहाँ पर। तो अभी ये 4 आर्टिकल्स इस न्यूज़पेपर में है, तो चारों के चारों जो है ना वहां पर कोविड की ही बात की गई है, लेकिन हर एक आर्टिकल में कुछ नयापन है। तो अभी इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि भारत को अभी अगर अक्टूबर सितंबर तक अगर पूरे अडल्ट पॉपुलेशन को यहाँ पर उनका टीकाकरण अगर करना है ना, तो फिर उस हिसाब से भारत को जरूरत है कि 9 मिलियन डोजेस जो है वो हम पर डे हिसाब से अगर लाएंगे लगाएंगे तभी यहाँ पर जाकर बात बनेगी। तो कम से कम मतलब 90 लाख डोजेस एक दिन में अगर लगेंगी तब जाकर जो है सितंबर अक्टूबर तक पूरी अडल्ट पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो अभी जो अवेलेबिलिटी चल रही है वैक्सीन की, तो वो यहाँ पर 9 मिलियन के 1/3 से भी कम है। ओके, तो अभी ये जो है ना 1.5-2 मिलियन के आसपास यहाँ पर डे की वैक्सीनेशन है, तो कभी कभी ये 3 मिलियन तक हो जाती है, कभी 2 मिलियन, और इसी के बीच में ये रह रही है ज्यादातर। और इसके अलावा बात करें कि जो चैलेंज है ना ऑफ इंक्रीजिंग वैक्सीन सप्लाई इज टॉप ऑफ द माइंड, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वैक्सीन ही नहीं मिल रही। ओके, दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर वैक्सीन मिल जाती है सही समय पर तो 3 महीनों में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन दिक्कत वही आ रही है सभी राज्यों को कि वैक्सीन की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। कल की ही मैं आपको बात बताता हूँ, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है,
उसने रिक्वेस्ट भेजी है भारत सरकार को कि मैंने 50 लाख डोजेस को यूके मैंने एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो देखो ये जो इनको फॉर्मूला मिला था ना कोविशील्ड, जो यहाँ पर वैक्सीन बना रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले, तो ये फॉर्मूला यूके ने ही दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो फॉर्मूला इसलिए दिया क्योंकि ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थी, इसके पास पर्याप्त सेटअप थे, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मतलब ये बना बनाकर अपने देश में भी देंगे और हमें भी बेचेंगे। और अब जब ये दोबारा यूके जो है वैक्सीन खरीद रहा है, तो अभी भारत सरकार ने मना कर दिया है कि अभी कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, पहले भारत के ऊपर ही फोकस होगा। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन सप्लाई है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है। तो यहाँ पर अभी कुछ बदलाव जो है ना हमें यहाँ पर लाने होंगे वैक्सीन रोल आउट के चलते, ओके, जिसके चलते यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं जो कोविन ऐप है, दो तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीन लगवाने के लिए। मोबाइल फोन तो या तो कोविन ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर कोविन नाम का पोर्टल जो है उसको ओपन कर लें आप वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर बात करें कि अभी जो कोविन ऐप है ना, तो इसको यूजर फ्रेंडली बनाओ और स्टेबल बनाओ। तो इसमें अभी पिछले दिन ही काफी ग्लिचेस रहे, काफी एरर्स इसमें आए हैं, तो इसी को अभी सही करने की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा बात करें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको जो है ना कम कष्टदायक बनाओ, मतलब सिंपल से सिंपल रखो। अगर कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहा है कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, तो उसको आप सिर्फ सिर्फ कहो कि अपना जो आधार नंबर है ना सिर्फ उसको एंटर करे, ना कि उसको ये कहो कि जो अपना आधार कार्ड है उसकी इमेज जो है ना उसको आप अपलोड करो। ओके, तो दूसरा यहाँ पर बात करें, अगर आधार कार्ड की बात करें ना, वो तब लेकर आए जब यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में जब उसको वैक्सीन लगनी है जिस डेट को, ओके, तब आप जो है ना जो पहले जो आधार नंबर उसने फीड किया, जो अब वो आधार कार्ड लेकर आएगा उसके साथ आप पैच करके वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से चलने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा बात करें कि अगर मतलब भीड़ को अगर आपने अवॉइड करना है, ओके, जो हम हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पर पासपोर्ट में जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है ना, जहाँ जहाँ पर पासपोर्ट्स बनते हैं लोगों के, तो उसी अपॉइंटमेंट सिस्टम को आप जो है ना मतलब उनकी कॉपी कर लो, ओके, उनकी पूरी नकल कर लो आप। तो वहां पर ऐसा होता है कि एक ही दिन में नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को बुला लिया जाता। तो वहां पर कुछ टेक्निक्स होती है, मतलब सेशन होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कौन टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं कि मतलब अगर आपने आना तो आपका टाइमिंग स्लॉट्स क्या है। ओके, तो उसी टाइमिंग स्लॉट्स में यहाँ पर आप जो है आपका जो है पासपोर्ट का जो भी काम होगा किया जाएगा पासपोर्ट दफ्तर में, चाहे आपकी फोटो होनी चाहे आपके सिग्नेचर होने हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बात करें कि स्लॉट्स वगैरह बनाओ और उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो अच्छी तरीके से, ताकि कि कंजेशन ना हो। अगर स्लॉट्स के हिसाब से आएंगे तो कम कम लोग आएंगे, तो आप अच्छे से उनको वैक्सीनेट करते जाओगे, भीड़ नहीं होगी, तो यहाँ पर बचाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, जितने भी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं खासतौर पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहीं पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि अगर अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो, मतलब कि प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हो कि किनको आपने पहले वैक्सीन देनी, तो जब आप ऐप के थ्रू जब आप रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन लेते हो ना लोगों की, तो उस समय आप जो ना एक बात वहां पर जरूर रखें, यूजर से ये जरूर पूछें कि उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो काम क्या करते हैं। ओके, तो जब वो बताएंगे कि वो क्या काम करते हैं ना, तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस बंदे को, अगर वो सपोज करो दूध वाला है, ओके, तो मतलब लोगों के घर जाता है दूध देने, तो मतलब उसको फिर प्रायोरिटी ग्रुप में डालना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज फिर यहाँ पर प्रशासन को पता चल जाएगी कि इनको पहले प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये दूध देने जाते हैं गली मोहल्लों में, तो इनकी इंटरेक्शन रहती है। अगर कहेगा कि कोई दुकानदार है, ओके, तो उनकी भी इंटरेक्शन रहती है, कोई फेरी वाला है उनकी भी इंटरेक्शन रहती है। तो मतलब इस तरीके से प्रायोरिटी बनाने में आसानी होगी। तो ये बात सीधी सीधी कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन पूछो उनकी। ओके, तो दूसरी बात कर रही है, अगर उन्होंने ऑलरेडी अगर एक डोज ले ली है, ओके, तो उसके बारे में पूछो। और दूसरा बात कर रहे हैं कि क्या उनको पहले कोविड हुआ है, ओके, तो अगर हुआ है कब हुआ है, तो ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको जो है प्रायोरिटी बनानी। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पर अभी जरूरत है कि जो ये जंबो सेंटर्स है ना, जो हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो यहाँ से हम मूव अवे करें, आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो ज्यादातर अगर एरिया हम देखें ना कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स है, तो रश बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, या फिर जहाँ जहाँ पर भी कोविड यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बना है, तो रश बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारे राज्यों में अभी क्या है कि अनजाने में ही ना कोविड हॉटस्पॉट बनाने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यही जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, ये कोविड हॉटस्पॉट्स के रूप में काम करना शुरू हो गए। मतलब कि यहाँ पर लोग आए तो हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट करना, लेकिन रश ही इतना ज्यादा है, लाइन इतनी ज्यादा लगी हुई है
कि अभी फिर दोबारा से मतलब यहाँ पर कोरोना फैलने के चांसेस है, तभी ये सिचुएशन अभी अनजाने में बन चुकी है यहाँ पर। तो बहुत समय तक यहाँ पर अभी वेट करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई जैब यहाँ पर अश्योर भी हो गई है, ओके, तो फिर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो है सिचुएशन जो है इतनी सही नहीं है, खराब होती जा रही है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है। तो साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है, जो यहाँ पर डेली वेज वर्कर्स है, तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से हम डिस्करेज कर रहे हैं कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करें, वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अगर ऐसे लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो उनका पूरा पूरा का पूरा दिन ही यहाँ पर बीत जाएगा, तो फिर वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? क्योंकि तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हफ्ते में 5 दिन दिए गए हैं, मतलब 10-12 घंटे का समय दिया गया कि आप बाहर जाओ तो अपना जो जो भी कारोबार करना है करिए। तो फिर वो उनको वैसे ही बहुत कम टाइम मिला है, उसके हफ्ते बाद फिर यहाँ पर वीकेंड में 2 दिन लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है, तो उसने भी तो घर चलाना है ना अपना। तो यहाँ पर अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं या फिर डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स, वो नहीं आएंगे फिर। ठीक है, वैक्सीनेशन लगवाने, तो हमें ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। और इसके अलावा बात करें कि अभी जो स्मॉल सेंटर्स हैं हमें वो क्रिएट करने होंगे, तो इसके चलते हमें क्या करना होगा? इसके चलते जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ओके, तो ये ज्यादातर यहाँ पर रूरल एरियाज में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो बैंकेट हॉल्स हैं, तो जैसे जहाँ पर शादियां वगैरह होती हैं, इसके अलावा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ओके, तो इनको आप यूज करो। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स ऐसे भी हैं जो रिलीजियस यहाँ पर टेम्पल्स को यूज कर रही हैं, मंदिरों को यूज किया जा रहा है, गुरुद्वारों को यूज किया जा रहा है। ओके, क्योंकि वहां पर भी आसपास की कम्युनिटी आती आती है डेली डेली बेसिस पे, तो वहां पर भी कम लोग आते हैं, जिसके चलते कि जो है ना, भीड़ अगर होगी तो बहुत कम होगी। ओके, तो यहाँ पर भीड़ भी कम होगी, दूसरा अगर वेट भी करना पड़े तो बहुत कम वेट करना पड़ेगा। और तीसरा ये भी फायदा है कि अगर कोई आसपास का डेली वेज वर्कर है ना, तो आसानी से, अगर उसके घर के पास में कोई सेंटर है तो आसानी से जाएगा, तो और वहां से वैक्सीन लगवाकर वापस आ जाएगा, तो कम से कम समय लगेगा, फिर वो अपने काम पर भी जा सकेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करेंगे, देयर इज अ नीड टू प्रोविजन फॉर वॉक ins particularly in semi-urban and slum areas. Shopping hours should be extended, not truncated to preclude crowding. तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर जो वॉक ins मतलब जो चलकर आ रहे हैं, खासतौर पर सेमी अर्बन एरियाज में, जहाँ पर स्लम एरियाज, जो कि झोंपड़ी वाले जो एरियाज है, मतलब कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है, तो उनके चलते जो ये जो शॉपिंग आवर्स है ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी उनको बढ़ाओ। ओके, ना कि उनको कम करो। ओके, तो अगर जितना शॉपिंग आवर्स बढ़ाओगे तो उसको सही तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। तो मतलब भीड़ जो है वो मतलब आएगी, तो उसको पता होगा कि इतने समय तक खुला है, तो हर एक जो है अपने आपने अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम स्लॉट अपना देख के जा सकता है कि कब भीड़ कम होगी। तो अगर टाइम ही कम दोगे आप, तो फिर तो लोग आएंगे भीड़ बनाकर, कि उनको पता है कि सिर्फ यहाँ पर 4 घंटे का समय, 4 घंटे के बाद बाजार बंद हो जाएगा, तो फिर सबको यहाँ पर जरूरी सामान चाहिए, तो यहाँ भीड़ ज्यादा होगी फिर ऐसे। तो ये सुझाव भी यहाँ पर ऑथर की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि दिस मस्ट बी बैक्ड बाय अग्रेसिव मैसेजिंग दैट प्रोवाइड्स क्लियर इंफॉर्मेशन इवन इफ द सेकेंड वेव हैज रिड्यूस हेजिटेंसी। तो अभी देखो, सेकेंड वेव के चलते ना लोगों में हेजिटेंसी कम हुई है कि वैक्सीन लगवानी है अभी। पहले जो फर्स्ट वेव थी, जब एक दो महीने पहले जब शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो लोगों में हेजिटेंसी थी कि वैक्सीन जो है वो नुकसान कर रही है, तो मतलब मत ही लगवाओ। लेकिन अभी सेकंड वेव ने इतना मतलब घातक रूप दिखा दिया है कि लोग आगे आ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर फिर भी बात कर रहे हैं कि फिर भी इनको एग्रेसिव मैसेजिंग आप करते रहो, और क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है बताते रहो कि क्या सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की पूरे देश में। ओके, सेकंड वेव क्या तबाही मचा रही है, मतलब कि पता चलता रहे। ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन लगवा ली है तो मतलब हम जो है आराम से बैठ जाएं कि अभी कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बात आपको बतानी होगी। और इसके अलावा बात करें जो वैक्सीन अपटेक है, तो फर्स्ट फेज की बात करें तो काफी लो था, तो यहाँ पर ये सिर्फ 37% के आसपास था। और अगर हम सेकंड की बात करें तो अभी 26% के आसपास है। और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे कुछ मेजर्स के साथ जो है ना, इंडिया जो है ना कैन रीच द गोल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट इनकुलेशन अहेड ऑफ विंटर। मतलब सर्दियों से पहले पहले अगर कुछ अच्छे मेजर्स अपनाकर भारत चलता है, तो जो इसका गोल है कि जितने भी अडल्ट पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर उनका टीकाकरण करना है, तो वो उसको अचीव कर सकता है। ओके, तो अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में की गई हैं। तो यहाँ पर सरकार को भी फोकस करना होगा, और हमें हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी अपना फर्ज समझें, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो लगवाए जाकर।
तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ टू रेस वैक्सीन आउटपुट। वी मस्ट गियर अप नॉट जस्ट टू एक्सपैंड प्रोडक्शन बट आल्सो टू काउंटर न्यू वायरस वेरिएंट्स। जैसे मैंने अभी थर्ड वेव की बात की थी, अभी वो भी दस्तक देना शुरू कर दिया उसने। तो अभी हाल ही में एएमयू के यहाँ पर 18 प्रोफेसर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है कोविड के चलते। तो अभी थर्ड वेव की ही यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव शायद आ गया है और दूसरे वाले से भी ये घातक है। तो इसीलिए यहाँ पर बचकर चलने की ही हिदायत है सबको। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जितने भी तरह के वायरसेस अब तक आए हैं दुनिया में, हर कोई वायरस जो है म्यूटेट करता है, मतलब अपने आप को फैलाता है, अपने नए संक्रमण जो है ना वो पैदा करता रहा। जितनी जितनी उसको हम जगह दे दें पनपने के लिए, जितना वो ज्यादा पनपेगा उतना ही वो नए रूप जो है ना, नया घातकपन जो है वो धारण करता रहेगा। तो अभी वही बात करें कि अभी बहुत दशकों की स्ट्रगल है अभी तक की जो एचआईवी है उसके लिए यहाँ पर कोई वैक्सीन डेवलप की जाए, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि जो ये वायरस है ना एचआईवी, तो ये इसकी शेप भी बदलती रहती है, दूसरा ये शिफ्ट भी होता रहता है, मतलब अपने आप का म्यूटेट करता रहता है। तो कौन से स्टेज में किस ह्यूमन बीइंग को एचआईवी हुआ, तो मतलब क्या उसकी यहाँ पर शेप है, क्या शिफ्टिंग है, किस तरीके से म्यूटेट किया, तो हर बार अलग अलग है। जिसके चलते वैक्सीन बनाना बहुत टफ है कि कोई एक वैक्सीन बन जाए तो जिसके चलते सभी का इलाज हो जाए, तो नहीं हो पा रहा। ओके, तो अगर इसके कंपैरिजन में अगर कोरोना वायरस की बात करें, ओके, तो वो यहाँ पर इतना वहां पर उसमें बदलाव नहीं आ रहा है जितना एचआईवी में आता है। ओके, तो उसके चलते इसीलिए वैक्सीन बन पाई है। अगर कोई एक स्टेबिलिटी इसमें पाई गई है कोरोना वायरस में कि इसको हम ठीक कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाकर, तभी तो यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, तभी तो यहाँ पर अगर वैक्सीनेट कर दिया है बंदे को, तो मतलब दोबारा अगर होता है तो मृत्यु होने के चांसेस कम है। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अभी जितने भी अभी कोरोना वायरस के द्वारा अभी वेरिएंट्स अभी बनाए गए हैं, तो अब तक तो यही है कि मतलब वो ट्रीटमेंट के काबिल है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं ब्रिटिश, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वर्स, तो मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे इनके वेरिएंट्स निकल कर आए हैं। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने भी यहाँ पर कहा है, सबको कहा है कि जो जो यहाँ से वेरिएंट्स निकले हैं तो सभी जो है यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वहां पर अभी फोकस करना होगा। तो सबसे पहले चाइना से वेव निकला, ओके, उसके बाद यहाँ पर यूके से यहाँ पर जो है वेरिएंट निकला, दूसरा तीसरा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से निकला, चौथा वेरिएंट ब्राजील से निकला, पांचवा वेरिएंट अभी इंडिया से निकला है। ओके, तो अभी जो इंडियन वेरिएंट है ना, तो उसको भी अभी जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा उसका लेबल दे दिया गया है। कल ही न्यूज आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि ये जो भारत में जो संक्रमण फैला है सेकंड वेव में, डबल म्यूटेंट जिसको कहा जा रहा है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो उसका एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जब तक यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडियन वेरिएंट के हिसाब से अगर हम कंसर्न करके चलते हैं, इसको आइडेंटिफाई करके चलते हैं, तो जितने यहाँ पर नंबर राइज होंगे, मतलब जितने यहाँ पर सेकंड वेरिएंट के चलते इन्फेक्शन बढ़ेगी लोगों में, तो यहाँ पर फिर नए म्यूटेशन के और फैलने की पॉसिबिलिटी भी जो है ना, नए होस्ट बनाने की पॉसिबिलिटी वो भी यहाँ पर राइज होगी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वेव था तो सेकंड वेव में तब्दील हो गया, सेकंड वेव में तो थर्ड वेव भी आएगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट जब भी जो वैक्सीन है ना, जो हमारे पास यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन का भंडार पड़ा है, तो जरूरी नहीं कि सब वेरिएंट के ऊपर जो है ना, जितने भी आने वाले फ्यूचर में वेरिएंट सबके ऊपर वो वैक्सीन काम करेगी। और आगे यहाँ पर ऑथर अपनी बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जो वैक्सीन कंपनीज के ऊपर जो रिस्क है ना उसको बाहर निकाला जाए। तो ये जो है यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क की, जो ये डाली जाए हमारी सोसाइटी के ऊपर, सरकारों के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर एक रास्ता इसका सुझाया गया, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वो फंड करे जितना भी यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन प्रोसेस का यहाँ पर काम चल रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करे उन कंपनीज को जो वैक्सीन का निर्माण कर रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट ने किया था। तो ये जब 2020 की बात कर रहे हैं, जब अगस्त सितंबर का महीना था, उसी समय यहाँ पर ऑपरेशन वार्प स्पीड यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा अमेरिका में चलाया गया था, जिसके चलते यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए गए थे जितने भी यहाँ पर वैक्सीन मेकर्स थे अमेरिका में। तो उनको यहाँ पर फंड किया गया था कि रिसर्च करो। ये तब की बात कर रहे हैं जब कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च चल रही थी कि वैक्सीन कैसे बनानी है। ओके, तो फंडिंग की भी यहाँ पर सहायता दी गई। इसके अलावा ये भी एश्योर किया गया कि अगर जब आप क्लिनिकल ट्रायल कर लोगे और जब वैक्सीन बना लोगे ना, तब हम खरीदेंगे भी। तो सरकार यहाँ पर ये बात कह रही है, अमेरिका की सरकार। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते बात करें, अनदर इज टू यूज मार्केट मेथड्स ऑफ रिस्क ट्रांसफर, मतलब दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि मार्केट मेथड्स को यूज कर लो कि जो रिस्क है जो हमारी कंपनीज के ऊपर है उसको कम किया जाए।
जो सोसाइटी है उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाए। तो भारत सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। भारत सरकार ने ये पहले वाला काम नहीं किया है कि जब रिसर्च चल रही थी उसी समय यहाँ पर फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए, तो दूसरे वाला काम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही। तो कैसे, तो उसी की बात करें कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात करें कि कुछ नहीं यहाँ पर काम किया जब यहाँ पर करना चाहिए था। जैसे आधार पूनावाला की बात करें, तो आधार पूनावाला जो है ये सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो इन्होंने 150 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर लगाए हैं, अपना पैसा लगाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गेट्स फाउंडेशन है, तो यहाँ पर ये बिल गेट्स की ही फाउंडेशन है, तो इन्होंने भी इनको यहाँ पर कुछ पैसा दिया है, जिसके चलते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ी है। और किस वैक्सीन को बनाने के लिए? अस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो ये अस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, जो भारत में बनती है उसको नाम दे दिया गया है कोविशील्ड। ओके, तो ये सब कुछ हुआ जब यहाँ पर वैक्सीन को अभी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली थी, उससे पहले की ये बातें चल रही है। मतलब कि खुद अपने रिस्क के ऊपर इतना पैसा आधार पूनावाला के द्वारा यहाँ पर लगाया गया। वो तो यहाँ पर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर जो है दर्शाई गई है आधार पूनावाला के द्वारा, तो यहाँ पर वो तारीफ के काबिल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जब वो वैक्सीन बनाकर लेकर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो यहाँ पर प्राइस है ना उसको बहुत कम कर देती है। यहाँ पर 150 रुपए पर डोज यहाँ पर रखती है कि इसी प्राइस रेंज के हिसाब से हम खरीदेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जितनी भी डोजेस लेंगे। तो तब यहाँ पर इस कंपनी ने बोला भी था कि ये 150 रुपया पर डोज आप जो चार्ज करें ना, इससे तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। ओके, तो हाल अभी भी ये इतना ही चल रहा है, 150 रुपया पर डोज जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। ओके, तो तभी फिर बाद में जब रियलाइज हुआ सरकार को कि मतलब कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब उनको भी अच्छा एक एवरेज प्राइस मिल जाए, तो तब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया कि 50% सेल जो है सीरम वाले भारत सरकार को करेंगे, और 50% सेल जो है वो राज्य सरकारों और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस उनको जाएगी। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जाएगी। तो उस 50% में 25-25% यहाँ पर डिवीजन था। ओके, 25% राज्य सरकारों को, 25% यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को। तो 25% जो यहाँ पर राज्य सरकारों को जा रहा है तो उसका प्राइस कुछ और था, ज्यादा था। और जो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा था उसका थोड़ा और ज्यादा था। मतलब इस तरीके से यहाँ पर एक रास्ता दे दिया, कंपनी को अलाउ कर दिया कि जो राज्यों को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने हिसाब से जो आपको सही दाम रखता है उस दाम पे आप बेच सकते हो। तो ये प्राइस इस 150 रुपए से ज्यादा ही था। ओके, तो स्टिल यहाँ पर एक्सपेंशन, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर ले, इसके ऊपर भारत सरकार ने फंडिंग नहीं की। तो सिर्फ यहाँ पर जो है ना सोसाइटी के मार्केट के ऊपर यहाँ पर डाल दिया जो रिस्क था यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर, कि अभी लोग जो है ना वो खरीदे जितने भी यहाँ पर प्राइस रखा जाएगा इस कंपनी के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर अभी जो नए वैक्सीन टाइप्स की अगर हम बात करें, तो नई वैक्सीन निर्माण करने की अभी जरूरत पड़ेगी। तो उसको अभी स्केल अप करने के लिए यहाँ पर वैक्सीन जो इंग्रेडिएंट उसकी आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी लिबरल होकर काम करना होगा, यहाँ पर सपोर्ट करनी होगी, स्टार्टअप को फंडिंग देनी होगी जो भी यहाँ पर ये कंपनी बना रही है, वैक्सीन बना रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्री परचेज कमिटमेंट भी करनी होगी कि अगर आप बनाओगे वैक्सीन तो हम फ्यूचर में खरीदेंगे। और इसको यहाँ पर बात करें कि सरकार जो है ना वो यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर बॉन्ड्स जो है ना वो भी इशू कर सकती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसके, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स के, जिसको हम कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो इसके चलते अगर ऐसे बॉन्ड्स इशू होते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में हो सकता है कि वैक्सीन की डिमांड यहाँ पर जो है कम हो जाए, तो उसका रिस्क जो है ना वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हमेशा रहता है कि अगर कल को डिमांड कम होगी तो इतना पैसा जो है लगाया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं तो सीरम सीरम वालों ने 150 मिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उस पे माने पर वैक्सीन की बिक्री नहीं हुई तो मतलब ये लॉस में चले जाएगा, तो दिवालिया हो जाएगा सारा का प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है इनका वैक्सीन निर्माण का। तो भी इसी रिस्क को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है थ्रू अगर कैट बॉन्ड्स यहाँ पर उनका यूज किया जाए। ओके, तो यहाँ पर कैट बॉन्ड्स हो, चाहे यहाँ पर हम बात करें हेज फंड्स हो, पेंशन फंड्स हो, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के फंड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो ये बॉन्ड्स हैं तो ये 3 से 5 साल के टेन्योर के यहाँ पर हों। और मतलब ये जो है ना अगर 3 से 5 साल के टर्नओवर के हों तो मतलब ये हाइयर यील्ड जो है ना यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं, मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिल सकता है इन बॉन्ड्स के थ्रू। आगे मैं बताता हूँ कि ये बॉन्ड होता क्या है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि द प्रोसीड्स वुड गो टू ए कोलेटरल फंड एंड बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स टू जनरेट प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। तो ऐसे ही यहाँ पर जो काम है ना, तो मतलब उसके चलते हम कोलेटरल फंड ऐसा एक बना सकते हैं जिसमें कि
रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स हो, लोग इन्वेस्ट करें और मतलब अच्छा खासा जो है रिटर्न जो है उनको वापस प्रिडिक्टेबल मतलब कि नजर आता हो कि मतलब आने वाले समय में अगर इतना पैसा लगाते हैं तो इतना हमें यहाँ पर जो बेनिफिट है आने वाले समय में वो मिलता नजर आएगा। और अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो डिमांड है वैक्सीन की फ्यूचर में, हो सकता है कि जो बेंचमार्क्स यहाँ पर अपनाए गए कि इतनी तो कम से कम होगी, तो उससे हो सकता है कम हो फ्यूचर में। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ये साइन करेंगे, ये जो कैट बॉन्ड साइन करेंगे 3 से 5 साल के टेन्योर के, तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोअर कूपन ऑफर करे, मतलब कि कुछ कम यहाँ पर ब्याज दर जो है मिले। जो भी लोग इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैट बॉन्ड्स में, और हो सकता है जो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर या तो कुछ हिस्सा उसका नहीं तो पूरा जो है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाए, ओके, किसी अलग खाते में यहाँ पर डाल दिया जाए। तो यहाँ पर ये सब काम यहाँ पर किया जाएगा टू कंपनसेट फॉर द रिस्क जो कंपनीज के ऊपर मंडरा रहा है। ओके, तो अगर बॉन्ड्स की हम बात करें तो ये एक्चुअल मायने में अच्छा ही यहाँ पर जो है रिटर्न ऑफर करेंगे, जो नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं उनके मुकाबले में, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इन बॉन्ड्स में। तो अभी समझिएगा कि ये जो कैट बॉन्ड्स हैं और जो हेज फंड है, इनमें क्या फर्क रहता है। तो अगर हम कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड की बात करें, जिनको कि कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो ये हाई जील्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है कर्जा लेना चाह रही है तो वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जिसमें लिखा होता है कि हम जो है पब्लिक से पैसा उठाना चाह रहे हैं तो इतना पैसा उठाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या रिटर्न होगी सब कुछ वहां पर मेंशन होता है। फिर जब ये यहाँ पर पब्लिक में ये चीज जब वो जो है क्लोज होती है, डिस्क्लोज होती है, तो जैसे मैं आईपीओ की बात करूं, नेशनल पब्लिक ऑफरिंग के तहत बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज हैं जो मार्केट से इन्वेस्टर से पैसा उठाती है और अपना वो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो उसको यहाँ पर हम बॉन्ड्स भी बोल देते हैं कि बॉन्ड इशू किया। ओके, तो यही कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड भी इसको हम कह सकते हैं या फिर नॉर्मल बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो ये इसी तरीके से डिजाइन होता है कि पैसा इकट्ठा करना है कंपनीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड की बात करें ना, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में ये काम करता है। जो जो भी इंश्योरेंस सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कंपनीज जो पैसा इकट्ठा करना चाह रही होती है मार्केट में से, कर्जा लेकर आगे अपने काम को बढ़ाना चाह रही होती है, एक्सपेंड करना चाह रही होती है, तो ये कौन से इवेंट में होगा? तो ये होगा नेचुरल डिजास्टर के इवेंट में। तो ये ऐसे जो बॉन्ड होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के द्वारा नेशनल डिजास्टर के इवेंट के चलते यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ये देखो, जब भी नेचुरल डिजास्टर की बात आ गई तो जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उसको भी पता है कि जिस जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो नेचुरल डिजास्टर से कुछ भी हो सकता है, तो ये रिस्क है। ओके, तो अभी जो कैट बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर वो इश्यूअर को यहाँ पर कंपनी जो इशू करती है उसको लॉ करते हैं कि फंडिंग वो लें इस बॉन्ड से कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर। तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? कोई अर्थक्वेक आ गया, ओके, कोई टोर्नाडो मतलब कोई यहाँ पर साइक्लोन वगैरह आ गया जिसके चलते काफी नुकसान हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर कैट बॉन्ड जो है वो लोग साइन करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो कई बार होता है कि अगर जो टाइम पीरियड जो माना गया 3 से 5 साल का, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट की गई है, रिटर्न आएगा, तो हो सकता है कई बार मतलब ये ऐसी सिचुएशन ना भी बने। ओके, तो नहीं बने तो यहाँ पर बेनिफिट रहता है कई बार। और अगर बात करें हेज फंड की, तो हेज फंड ये भी एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। ओके, तो यहाँ पर भी लिक्विड एसेट्स में ट्रेड करता है, पैसे पैसे में यहाँ पर ज्यादातर जो है काम चलता है। तो ये भी मतलब कि एक अच्छा यहाँ पर ना एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोर कम्प्लेक्स ट्रेडिंग है, व्यापार करने का मतलब एक अच्छा तरीका यहाँ पर इसको कहा जा रहा है। खास तौर पे कौन कौन से पोर्टफोलियोज में, अगर हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम की बात करें, ओके, और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर ऐसे फंड को यूज करते हैं तो तब भी यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है ना उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। खास तौर पे अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें, लीवरेज की बात करें, डेरिवेटिव्स की बात करें, डेरिवेटिव्स में शेयर्स आ जाएंगे। ओके, जो भी आप मार्केट से स्टॉक खरीदते हो वो सब चीजें आ जाएंगी, वो सबको हम डेरिवेटिव्स यहाँ पर कहते हैं, या फिर बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। ये सभी डेरिवेटिव्स हैं जो शेयर मार्केट के, तो एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं इनके लिए। वो तो ये यहाँ पर सिनेरियो, तो यहाँ से भी लोग इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो लिक्विड एसेट में पैसा निकालते हैं और लगाते हैं खासतौर पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर। और अभी आगे वही बात करें कि जो बॉन्ड्स अगर यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एडिशनल टीयर 1 के हिसाब से यहाँ पर बॉन्ड इशू करते हैं, ये जो टीयर 1 बॉन्ड होते हैं ना, यहाँ ये खासतौर पे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके तहत होते हैं कि जो ज्यादातर बैंक जो है ना पैसा उठाते हैं इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के तहत। तो बैंकों के पास भी पैसे की कमी हो जाती है, तो पैसे को मेंटेन करने के लिए वो पैसा उठाते रहते हैं मार्केट से, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ब्याज वो देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस तरीके से हम जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके जो है रिस्क को
ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, जैसे आप बात करें हेज फंड्स की, पेंशन फंड, तो पेंशन फंड अगर मैं बात करूं, अगर बहुत सारे यहाँ पर पेंशन फंड भी है जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो उनकी पेंशन है तो उसका भी पैसा इकट्ठा होता है, भारत सरकार उनको भी यूज करती है। ओके, और इसके अलावा ईपीएफओ की बात कर लूं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड कट होता है तो वहां पर भी 15-16 लाख करोड़ के आसपास पैसा इकट्ठा हो जाता है ईपीएफओ के पास, भारत सरकार उसको भी यूज करती है, इसके प्रति इंटरेस्ट देती है जिनका पैसा ईपीएफओ में पड़ा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत यहाँ पर अलग अलग पूल्स है कैपिटल के पैसे के, जिनको यहाँ पर एक तरीके से एलोकेट किया जा सकता है। तो एक तरीके से मतलब सिल्वर के तौर पर ये काम करें कि इन बॉन्ड्स के लिए अगर इन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है मतलब अच्छी खासी रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिलेगी। और इसी तरीके से जो यहाँ पर रिस्क है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे किसको, सोसाइटी को। सोसाइटी में ये इन्वेस्टर्स आ गए तो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी अभी एक रिस्क हो गया कि देखो मैंने कैट बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मतलब खतरा है। ओके, रिस्क पहले सिर्फ एक कंपनी के ऊपर था, अब जो उसके साथ इन्वेस्टर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में वो सबके ऊपर हो गया। ओके, तो अभी वही बात करें कि अभी जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनके ऊपर सिर्फ रिस्क उनके ऊपर मंडरा रहे, तो अभी सबके ऊपर फैलेगा तो सही रहेगा, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर अगर रिस्क एक बार यहाँ पर डिस्पर्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर वैक्सीन मेकर्स जो है ना हाई हाई रॉयल्टी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो किसके लिए यहाँ पर ताकि जो कि वो कंपनसेट कर सके फॉर देयर रिस्क कैपिटल एंड एफर्ट देयर डिसिपेट्स। तो कहने का मतलब अगर अच्छा खासा पैसा आता है इनके पास तो फिर जो पहले इन्होंने अपना जो कर्जा लिया हुआ है तो उसको ये कम कर सकते हैं, हो सकता है कि इसको बहुत कम कर दे, जीरो भी कर दे। तो यह बात यहाँ पर सिनेरियो किया जा रहा है कि मतलब इस तरीके से एफर्ट करके जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है जो कंपनीज हैं उनको। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। जो आज का जो टॉपिक है वो है डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल्स के जरिए यहाँ पर समझाने की बात की जा रही है। तो एक तरह की एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक इवेंट हुआ हो, ओके, तो उस यहाँ पर इवेंट होने के बाद बिल्कुल उसी जैसे सिमिलर इवेंट्स यहाँ पर बाकी के यहाँ पर इकोनॉमीज में देखने को मिले हों एक के बाद एक। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर बिलीव करते हैं कि यहाँ पर शेयर मार्केट गिर गई थी पूरी दुनिया में, यहाँ पर अर्ली 2008 की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों गिरी, इसके गिरने का कारण था यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट हुआ था। किसके चलते, यूएस की इकोनॉमी में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्राइसिस आया था उस समय। ओके, मतलब कि इनके बहुत सारे बैंक्स दिवालिया हो गए, इकोनॉमी पूरी तरीके से मतलब लड़खड़ा गई इनकी 2008 की अगर बात करें। तो इसी का इम्पैक्ट जो है ना यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला। ज्यादातर जितने भी यूरोपियन मार्केट्स, अगर एशियन मार्केट्स में भी काफी देश थे जो मतलब उनकी भी इकोनॉमी मतलब ध्वस्त हो गई, काफी नुकसान पहुंचा। और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर यूएस को खुद था, तो इसको यहाँ पर डोमिनो इम्पैक्ट करेंगे। तो बिल्कुल एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर 1996 के मिड में भी एक ऐसा ही यहाँ पर ना मेजर स्टॉक मार्केट यहाँ पर क्राइसिस आया था, स्टॉक मार्केट्स यहाँ पर क्रैश हो गई थी पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर क्यों हुई थी, तो यहाँ पर भी एक डोमिनो इफेक्ट था। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस। तो मतलब यहाँ पर से भी कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर थाईलैंड से शुरुआत हुई थी। ओके, जिसको हम 96 97 का जो है ना एशियन करेंसी क्राइसिस भी इसको बोलते हैं। तो इसमें ऐसा था कि जो थाई बार जो है ये थाईलैंड की करेंसी है। तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर यूएस डॉलर यहाँ परचेज करना शुरू कर दिया, और इतने पैमाने पर मतलब उस हिसाब से ट्रेड करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब अपने पास रख लिया यूएस डॉलर, इतना रख लिया कि अपनी खुद की यहाँ पर जो वैल्यूएशन है करेंसी की वो यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गई, और इतनी नीचे चली गई कि बाद में मतलब उसको संभाल नहीं पाई। और इसी का डोमिनो इफेक्ट जितने भी बाकी ईस्ट एशियन करेंसी कंट्रीज थे उनके सबके ऊपर ये इम्पैक्ट देखने को मिला अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसा मतलब एक इंसिडेंट हो गया, उसके चलते वही इंसिडेंट बार बार बाकी इकोनॉमिक्स में भी रिपीट होना शुरू हो गया, हम इसको कहेंगे डोमिनो इफेक्ट हो गया। इस टर्म को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर किसी चीज का रेपिटेशन हो गया है किसी एक चीज के चलते। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।